आबे हयात पार्ट 22। कुछ अजीब सी ज़हनी कैफियत थी उस वक्त उसकी। फ़िलहाल उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। कोई मीटिंग, कोई विज़िट, कोई एजेंडा नहीं, कोई फ़ोन कॉल, कोई ईमेल, कोई प्रेजेंटेशन भी नहीं। लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ था। एक लम्हे के लिए चलते चलते उसे ख्याल आया, क्या हुआ अगर वो समझौता कर लेगा, वहीं से वापस हेडक्वार्टर्स चला जाए, वो पेशकश कबूल कर ले जो अभी उसे की गई। कोई मुश्किल और नामुमकिन तो था नहीं। अभी सब कुछ इसके हाथ में था। सब कुछ ठीक हो जाता, ज़िंदगी फिर पहले जैसी हो जाती। वर्ल्ड बैंक में पहले से भी ज़्यादा बड़ा ओहदा, तरक्की, मरात, स्टेटस। क्या बुराई थी अगर वो ज़मीर को कुछ देर के लिए सुला देता। कांगो इसका मुल्क नहीं था, वो पिग्मेस इसके लोग नहीं थे। फिर वाकई ठीक कहा था राफेल ने। वो क्यों इनके लिए ये सब कर रहा था, और ये सब करते करते अपने आप को वहाँ ले आया था जहाँ आगे कुआं था और पीछे खाई। लेकिन फिर उसे वो सारी गुर्बत और बदहाली याद आई थी जो इस वक्त इन लोगों से मुलाकात में देखी थी। वो उम्मीद भरी नज़रें याद आई थी जिनसे वो इसे देखते थे। कागजात का वो पलंदरा याद आया था जिसका एक एक लफ्ज़ कहता था कि वहाँ जो भी हो रहा था वो इंसानियत की तजलील थी। वो गुलामी और गुलामाना इस्तेहसाल था जो इसका मज़हब 14 साल पहले ख़त्म कर चुका था। और ये सब याद करते हुए उसे इमामा भी याद आई थी। उसने जेब से सेलफोन निकालकर फुटपाथ पर चलते चलते उसे कॉल की। राब्ता नहीं हुआ। उसे लगा शायद सिग्नल्स का कोई इशू होगा। फ़ोन उसने दोबारा जेब में डाल लिया। एक अजीब सी उदासी और तन्हाई ने उसे घेरा था। हालांकि वहाँ फुटपाथ पर उसके आसपास से दर्जनों लोग गुजर रहे थे और बराबर में सड़क पर कई गाड़ियाँ चल रही थी, फिर भी उसने अजीब सी तन्हाई महसूस की थी। ये वैसी ही तन्हाई थी जो वो इमामा की अदम मौजूदगी में महसूस करता था। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। कुछ देर के लिए सब कुछ ठीक रहता है, फिर कुछ ना कुछ गलत होने लगता है। उसने कई बार इमामा से ये सुना था और वो कभी इससे ये एतराज़ नहीं कर सका था कि ये सिर्फ इसकी नहीं, खुद इसकी अपनी ज़िंदगी का भी यही अंदाज़ है। कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं रहता इसकी ज़िंदगी में भी। इस फुटपाथ पर चलते हुए एक लंबे अरसे के बाद सलार सिकंदर ने अपनी 37 साल ज़िंदगी के हासिल महसूल पर नज़र डाली थी। नेमतें यकीनन बेशुमार थी, इतनी कि वो गिनने बैठता तो गिनती भूल जाता। लेकिन बेसुकूनी थी जो किसी बला की तरह इसकी ज़िंदगी को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। वो बेसुकूनी की जड़ तक पहुंचने में नाकाम रहता था। वो हाफिज़ कुरान था, अमली मुसलमान था, इबादत और हकूकुल बात दोनों में मिसाली, गुनाहों से ताइब, नेमतों से सरफराज, लेकिन सकून दिल को तरसाता हुआ खालीपन का शिकार। सोचों की रफ्तार यकदम टूटी थी। वो हैरान हुआ था, वो किस बहरान में क्या सोचने बैठ गया था। वो आजमाइश में फंसा था, लेकिन वो इतनी बड़ी आजमाइश नहीं थी कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी के हासिल और महसूल को इस बूंदाबांदी में वर्ल्ड बैंक की इमारत से अपने होटल तक के रास्ते में चलते हुए सोचता। उसकी छठी हिस्सों से जैसे बड़े अजीब अंदाज में बेचैन कर रही थी। उसने अपनी मनफी सोच को जहन से झटक दिया था। शायद ये ज़हनी दबाव की वजह से हो रहा था। उसने चंद लम्हों के लिए सोचा था और फिर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की थी। अपने होटल के कमरे में पहुंचकर अपना लैपटॉप वाला बैग रखते हुए इसने मामूल के अंदाज में टीवी ऑन किया था। एक मकामी चैनल पर वाशिंगटन में सुबह सवेरे होने वाले एक ट्रैफिक हादसे की खबर चल रही थी, जिनमें 2 मुसाफिर मौके पर मर गए थे जबकि तीसरा मुसाफिर शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में था। लोकल चैनल पर तबाहशुदा गाड़ी को जैवकू से हटाया जा रहा था। अपना लॉन्ग कोट उतारते हुए सलार ने हाथ में पकड़े रिमोट से चैनल बदलना चाहा, लेकिन फिर स्क्रीन पर चलने वाले एक और टिकर को देखते हुए वो जामिद हो गया। स्क्रीन पर स्क्रॉल में इस हादसे के मुतालिक मज़ीद तफसीलात दी जा रही थी और इसमें ज़ख्मी होने वाले शख्स का नाम पेट्रस अबिका का बताया जा रहा था, जो एक एक्टिविस्ट इनकलाबी था और CNN के किसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए आ रहा था। सलार का दिमाग जैसे भग से उड़ गया था। दुनिया में हज़ारों पेट्रस अबिका हो सकते थे, लेकिन कांगो में पिग्मेस के लिए काम करने वाला पेट्रस अबिका एक ही था। और सलार ये भी जानता था कि वो पिछले कई दिनों से अमेरिका में था। वो अमेरिका रवाना होने से पहले इससे मिलने आया था और इसने सलार को बताया था कि इसके कुछ दोस्तों ने बिलाकर बड़ी कोशिश और जद्दोजहद के बाद कुछ बड़े न्यूज़ चैनल्स के प्रोग्राम्स में इसकी शिरकत के इंतज़ामात किए थे और ये गार्डियन में शामिल होने वाली रिपोर्ट के बाद मुमकिन हो सकता था। इसका मतलब ये है कि छुरी मेरी गर्दन पर गिरने वाली है, सलार ने मुस्कुराते हुए इससे कहा था। तुम अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से वर्ल्ड बैंक और इसके ओहदेदारान पर तनकीद करोगे तो सबसे पहले मैं ही नज़रों में आऊँगा और ये चैनल्स मुझसे रिस्पॉन्स लेने के लिए रब्ता करेंगे। सलार को इस मुश्किल सूरत हाल का अंदाज़ा होने लगा था जिसमें वो पेट्रस अबिका के इंटरव्यूज़ के बाद फंसता। वो आतिशफशा जो बहुत अरसे से पक रहा था, वह फटने वाला था और फटने के साथ साथ वो बहुत सौ को भी डबोने वाला था। मैं तुम्हें पहचानने की पूरी कोशिश करूंगा या बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अबिका ने उसे यकीन दिलाया था। मैं तुम पर कोई तनकीद नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी सपोर्ट के लिए तुम्हारी तारीफ करूंगा। तुम तो अब आए हो, ये प्रोजेक्ट तो पहले से जारी है। अबिका बेहद संजीदा था, लेकिन सलार के साथ साथ वो खुद भी जानता था कि इसकी ये यकीन दहानी या खुशफहमी के अलावा और कुछ नहीं है। सलार सिकंदर इस प्रोजेक्ट की सरबराही कर रहा था और ना उसे जुमा 8 दिन हुए थे वहाँ आए।
ना तो वो इतना अहमक हो सकता था कि किसी प्रोजेक्ट की तफसीलात जाने बगैर इसे ज्वाइन करता। अगर वो इसका हिस्सा था तो किसी न किसी हद तक इसे भी मीडिया की शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता। अबिका की तारीफ वर्ल्ड बैंक की इंतज़ामिया की नज़रों में इसका इमेज ख़राब करती और इसकी खामोशी दुनिया की नज़रों में। तुम जल्द से जल्द वर्ल्ड बैंक छोड़ दो। मैं तुम्हारी रिपोर्ट का हवाला दूंगा कि इस प्रोजेक्ट से नाखुश थे और तुम्हारी इस पोजीशन को छोड़ने की वजह भी यही थी। अबिका ने जैसे उसे एक और राह दिखाई थी। मैं इससे पहले कोशिश ज़रूर करूँगा कि बैंक को मजबूर कर सकूँ कि वो इस प्रोजेक्ट पर नज़रसानी करे। जो रास्ता वो सलार के लिए निकाल रहा था वो सलार को भी पता था। इसके बावजूद वो एक आखिरी कोशिश करना चाहता था बैंक का रद्द-ए-अमल जानने के लिए। उसे जैसे ये उम्मीद थी कि बैंक अगर फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को नहीं रोकता तब भी कोई इंक्वायरी तो ऑर्डर कर ही सकता है। ये कैसे मुमकिन था कि इतनी तफसीली सबूतों के बावजूद वो बैंक आंख बंद करके सुमन बुकमुन की तरह बैठा रहे। अबिका ने इसके साथ कोई बहस नहीं की थी। वो इन दोनों का आखिरी राब्ता था। वो वाशिंगटन आने तक मीडिया या अबिका और कांगो के बारानी जंगलात के हवाले से कोई नई खबर तलाश करता रहा, लेकिन वह नई खबर उसे आज मिली थी। न्यूज़ चैनल बता रहा था कि बचने वाले मुसाफिर की हालत तशवीशनाक थी। सलार कुछ देर शल होते हुए असाब के साथ खड़ा रहा, फिर उसने अपना फ़ोन निकाल कर ये जानने की कोशिश की थी कि अबिका को कहाँ ले जाया गया है। अजीब इत्तेफाक था, लेकिन यकदम जैसे इसका फ़ोन राब्तों के मसाइल का शिकार होने लगा था। कुछ देर पहले वो कांगो में मामा से रब्ता करने नहीं कर पा रहा था और अब वो कोई लोकल कॉल नहीं कर पा रहा था। कुछ देर अपने फ़ोन के साथ मसरूफ़ रहने के बाद नाकामी पर सलार ने जैसे झुंझलाकर कमरे में मौजूद फ़ोन लाइन उठाकर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। वो फ़ोन लाइन भी काम नहीं कर रही थी। सलार हैरान हुआ था। वो एक 5 स्टार होटल था और इसके फ़ोन लाइन का डायरेक्ट काम ना करना हैरान कुन था। उसने इंटरकॉम पर ऑपरेटर के ज़रिए एक कॉल बुक करवाई थी। अगला आधा घंटा वो ऑपरेटर की कॉल का इंतज़ार करता रहा। वो पहला मौका था जब सलार को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी। पहली बार उसे लगा था जैसे इसको किसी से भी रब्ता करने से रोका जा रहा था। वह इस शक को अपने जहन से झटक देना चाहता था। कुछ सोचे समझे बगैर वो इस बेचैनी और बेकरारी के आलम में अपने कमरे से निकलकर नीचे इस्तकबालिया में आ गया था। इस बार कहीं भी खुद कॉल करने के बजाय इसने रिसेप्शनिस्ट से कहा था कि वो इसे पुलिस इंक्वायरी से पता करके बताए कि आज सुबह वाशिंगटन में होने वाले इस ट्रैफिक हादसे के ज़ख्मी को कहाँ ले जाया गया है। रिसेप्शनिस्ट ने इसे लॉबी में पड़े एक सोफे पर बैठने के लिए कहा और चंद ही मिनटों बाद इसने सलार को इस अस्पताल का नाम बता दिया था जहाँ पेट्रस अबिका को ले जाया गया था। सलार ने इसी रिसेप्शनिस्ट को कांगो में अपने घर के और इमामा का सेल फ़ोन नंबर दिया था और अगली कॉल वहाँ करना चाहता था। वो जैसे अपने खदशात की तस्दीक करना चाहता था। कुछ देर तक कोशिश करते रहने के बाद रिसेप्शन ने उससे कहा था कि इसके घर के नंबर्स या इमामा के सेलफोन किसी पर कॉल नहीं हो पा रही। शायद कांगो और अमेरिका के दरमियान इस वक्त राब्ता में गड़बड़ थी। सलार के खदशात के लम्हे भर में हवा निकल गई थी। वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा वहम करने लगा था। उसने अपना सर झटकते हुए सोचा और रिसेप्शनिस्ट से अपने कमरे के डायरेक्ट फ़ोन लाइन के फंक्शनल ना होने की शिकायत करने के बाद वो वहीं से अस्पताल के लिए रवाना हो गया था जहाँ पेट्रस दाखिल था। अस्पताल पहुँचकर पेट्रस को तलाश करना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे अबिका से मिलने नहीं दिया गया। वो मखदूश हालात में था और इसकी सर्जरी के बाद इसे मसनूई तनफ्फुस में रखा गया था। अपने आप को अबिका का रिश्तेदार जाहिर करने पर इसे बहरहाल अबिका को दूर से एक नज़र देखने की इजाज़त मिल गई थी। अस्पताल के आईसीयू में नालियों, तारों और पट्टियों में जकड़े अबिका को सलार पहली नज़र में पहचान नहीं सका था। वो स्याह पस्त कामत आदमी, मोटी चमकदार आंखों और ऐसी मुस्कुराहट के लिए पहचाना जाता था जो किसी छोटी सी बात पर भी इसके चेहरे पर आ जाती। वो बात बे बात कहके लगाने का भी आदी था। उसके मोटे मोटे स्याह होंठों से नज़र आने वाली दूधिया दांत और मसूड़े इसकी हर कहके में सबसे पहले नुमाया होते थे। सलार गुमसुम खड़ा उसे देखता रहा। वो सिर्फ पिगमेस का नहीं, कांगो का सदर बनना चाहता था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और जॉन एफ केंट्री स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से फारिगुल तहसील होने वाले मुमताज़ तरीन अफराद में से एक पेट्रस अबिका का भी होता। अगर ज़िंदगी उसे एक मौका देती, शायद वो कभी ना कभी कांगो का सदर बन जाता और अफ्रीका के नुमाया तरीन लीडर्स में इसका शुमार होता। लेकिन ज़िंदगी फ़िलहाल उसे यह मौका नहीं दे रही थी। वहाँ खड़े खड़े सलार को एक बार फिर जैसा ख्याल आया था कि वो चाहता तो अब भी ये सब ठीक कर सकता था। अबिका मर रहा था और इसके मरने के साथ ही वो सारे हक़ाइक़ और शवाहिद भी गायब हो जाने वाले थे। शायद ये एक मौका उसे कुदरत दे रही थी। वो उलझा भटका, टेम्प्ट हुआ। ज़मीर का चाबक एक बार फिर इस पर बरसा था और ज़मीर का चाबक वाहिद चीज़ नहीं थी जिसने सलार को झटका दिया था। इसके अपने होटल वापसी पर एक और बड़ा सान्या इसका इंतज़ार कर रहा था। इसके कमरे में इसका लॉकर खुला हुआ था और इस लॉकर में मौजूद इसका पासपोर्ट और कुछ दूसरे अहम डॉक्यूमेंट्स गायब थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका वो बैग भी गायब था जिसमें इसका लैपटॉप और इस रिपोर्ट से मुतल्लिक तमाम सबूतों की कॉपियाँ थी। सलार को चंद लम्हों के लिए यकीन नहीं आया। उसे लगा वो इसका कमरा नहीं होगा, वो शायद गलती से किसी और कमरे में दाखिल हुआ होगा। यह हमाकत की इंतहा थी, लेकिन इसने जैसे अपने कमरे से निकलकर दरवाजे पर नंबर पड़ा था। वो इसी का कमरा था। हवास बख्तगी के आलम में वो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ और इसने पागलों की तरह कमरे की एक एक
कोने खुदरे को छान मारा, सिर्फ इस मुहिम उम्मीद के साथ कि वो जिस लेनी कैफियत से गुजर रहा था इसमें इसने खुद ही इन सब चीज़ों को कहीं और रख दिया होगा। कमरे में कहीं कुछ नहीं था। वो एक 5 स्टार होटल था और अगर होटल के कमरे में रखी जाने वाली किसी भी किस्म की कीमती अशिया के लिए लॉकर फराहम करने के साथ ही वो हर तरह की जिम्मेदारी से बड़ी उलझमा हो चुके थे। इसके बावजूद सलार को यकीन नहीं आया था कि वो सब कुछ हो चुका है। कोई इसके कमरे से इसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप क्यों लेकर जाता और इससे बड़ा सवाल था कि कौन लेकर गया था। बेहद तैश के आलम में इसने फ़ोन उठाकर फौरी तौर पर अपने साथ होने वाले वाक़े की इत्तला मैनेजर को देते हुए इसे कमरे में तलब किया था। उसे इस वक्त भी यकीन था कि कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से बड़े आराम से इसकी अदम मौजूदगी में इसके कमरे में दाखिल होने वाले किसी भी शख्स का पता चल जाएगा। लेकिन मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड्स के इसके कमरे में आते ही सलार का दिमाग ये जानकर भग से उड़ गया था कि इस पूरे फ्लोर पर सफाई से मुतल्लिका काम करने के लिए पिछले 2 घंटे से इस फ्लोर के सीसीटीवी कैमरे ऑफ कर दिए गए थे। ये नाकाबिले यकीन बात थी। उसे लगा था एकदम जैसे इसके हाथ पांव कट गए हों। इसके पास जो भी था वो इस लैपटॉप और इसके बैग में था और इसके गायब होने का मतलब ये था कि वो बिल्कुल बेदस्तोपा हो गया है। वो अपनी रिपोर्ट के किसी इल्ज़ाम और तहकीक को डॉक्यूमेंट्री सबूत के बगैर साबित नहीं कर सकता था और इस दस्तावेज़ाती सबूतों का एक कॉपी इसके पास थी और एक कॉपी गोम्बे में इसके घर के इस लॉकर में जो वो इमामा की तहवीर में देकर आया था। वो पहला मौका था जब सलार ने एक अजीब सा खौफ महसूस किया था। हर चीज़ को इत्तफाकी समझते हुए वो पहली बार इन सब वाक़यात को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहा था और बड़े आराम से जुड़ते जा रहे थे। वो वहमी नहीं था, ना ही साजिशी नज़रों पर यकीन रखता था, लेकिन जो कुछ एक दिन में हुआ था वो इत्तफाक नहीं हो सकता था। पेट्रस अबिका का एक हादसे में ज़ख्मी होना भी अभी से एक इत्तफाक नहीं लग रहा था। कोई था जो पेट्रस अबिका को नुकसान पहुंचाने के बाद अब इसके हाथ पांव काट कर इसे बेबस कर रहा था। पहला ख्याल जो इसे वहां खड़े आया था वो इमामा और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का था। एक फ़ोन बोत से उसने एक बार फिर कांगो में अपने घर के नंबर और इमामा का नंबर मिलाने की कोशिश की थी। नतीजा वही आया था। उसका जहन माऊफ हो रहा था। उसने अपने फ़ोन पर ईमेल, सोशल मैसेजिंग के ज़रिए भी इमामा से रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ईमेल, किसी मैसेज का जवाब नहीं आया था। सलार ने बारी बारी पागलों की तरह अपने ऑफिस के हर शख्स को कॉल करने की कोशिश की थी जो इसके स्टाफ में शामिल था और जिनके नंबर जिस वक्त इसके पास थे। कोई ऐसा नंबर नहीं था जिस पर वो रब्ता कर पाता। उसने बिलाखिर पाकिस्तान में सिकंदर उस्मान को फ़ोन किया था और जब उसे फ़ोन पर इनकी आवाज़ सुनाई दी थी तो कुछ देर के लिए तो उसे यकीन ही नहीं आया था कि वो बिलाखिर किसी से बात करने में कामयाब हो पा रहा था। सिकंदर उस्मान को भी इसकी आवाज़ से पता चल गया था कि वो परेशान था। सलार ने कोई तफसीलात बताए बगैर मुख्तसरन उन्हें बताया कि वो अपनी सफरी दस्तावेज़ात गवा बैठा और इस वजह से वो फौरी तौर पर अगली फ़्लाइट पकड़कर वापस नहीं जा सकता और वो इमामा से रब्ता भी नहीं कर पा रहा। उसने सिकंदर से कहा कि वो पाकिस्तान से इमामा को कॉल करें और अगर इससे रब्ता ना हो सके तो फिर फ़ौरन ऑफिस में अपने जानने वाले के ज़रिए कंशासा में पाकिस्तान एम्बेसी के ज़रिए उसे तलाश करें और फौरी तौर पर उससे कहें कि वो लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स समेत एम्बेसी चली जाए। सिकंदर उस्मान बुरी तरह खटके थे। ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा था? सलार, सब कुछ ठीक है ना? पापा इस वक्त आपसे वो करें जो मैं कह रहा हूँ। मैं डिटेल्स आपको बाद में बता दूंगा। वो झुंझला गया था। मैं थोड़ी देर तक आपको खुद कॉल करके पूछता हूँ। आप मेरे फ़ोन पर कॉल मत करें, ना ही मेरे नंबर पर मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ें। उसने बाप को मज़ीद तकीद की। सलार, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। सिकंदर उस्मान का इन हदायत के बाद खौफजदा होना लाजमी था। सलार ने फ़ोन बंद कर दिया था। वो बाप को ये नहीं बता सकता था कि इसके अपने हवास इससे ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। फ़ोन बूथ से कुछ फासले पर पड़े एक बेंच पर बैठते हुए इसने बेख्तियार खुद को मलामत की थी। उसे अपनी फैमिली को कांगो में छोड़कर नहीं आना चाहिए था और इन हालात में मीटिंग जाती भाड़ में। वो इसे आगे पीछे करवा देता। क्या ज़रूरत थी इसे मुस्तैदी दिखाने की? अब रात हो रही थी और सुबह से लेकर इस वक्त तक इसके फ़ोन पर कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं आया था। ये मुमकिन नहीं था तब तक जब तक इसके फ़ोन को मॉनिटर ना किया जा रहा होता या इसके सिग्नल्स को कंट्रोल ना किया जा रहा होता। फ़ोन सिग्नल्स को बेहतरीन हालत में दिखा रहा था, मगर सलार को यकीन था इसका फ़ोन और इसके ज़रिए हुए इसके राब्तों को कंट्रोल किया जा रहा था और किस लिए ये वो समझ नहीं पा रहा था। वो अगर इसे नुकसान पहुँचाना चाहते थे तो इन सब हथकंडों के बगैर नुकसान पहुँचाते, जैसे पेट्रस पर वार किया गया था। और अगर इसे इस बैंक से निकालना था तो वो ये काम तो खुद ही कर रहा था। फिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा था? उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे कोई सनसनाहट हुई थी। उसे अचानक एहसास हुआ वो लोग उसे यही एहसास ही दिलाना चाहते थे कि इसे मॉनिटर किया जा रहा था, उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता था और किस किस किस्म का इसे ये भी बताया जा रहा था। और ये सब वर्ल्ड बैंक नहीं कर सकता था। सिर्फ वर्ल्ड बैंक नहीं, ACI चेक कर रही थी। पता नहीं जो पसीने छूटे थे वो जिस्म के ठंडा होने पर छूटे थे या गर्म होने पर।
लेकिन सलार कुछ देर के लिए पानी में नहा गया था। इसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल खाली हो गया था। ये कभी इसके फरिश्तों ने भी नहीं सोचा होगा कि वो कभी किसी ऐसे मामले में इन्वॉल्व हो सकता था कि CIA इसके पीछे पड़ जाती। और अब इसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की ख्वाहिश नहीं, अमेरिका की ख्वाहिश था, और वो इसे पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो 1.5 घंटा वहीं बुत की तरह बैठा रहा। उसे 3 दिन के लिए वाशिंगटन में रहना था और तीसरे दिन वापस चला जाना था। लेकिन अब अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाने के बाद उसे यकीन था वो फौरी तौर पर वापस नहीं जा सकता था, कम से कम तब तक जब तक वो इन मुतालबात पर कुछ लचक ना दिखाता जो वो लोग इससे कर रहे थे। 1.5 घंटे के बाद सिकंदर उस्मान को इसने दोबारा फ़ोन किया था और इन्होंने इसे बताया कि इमामा और इसके बच्चे घर पर नहीं हैं, घर लॉक्ड है और वहाँ कोई मुलाजिम या गार्ड नहीं है जो इनके बारे में कोई इतला देता है। एम्बेसी के अफसरान ने कांगो की वजारत दाखिला के साथ इस सिलसिले में रब्ता किया था, मगर इसकी फ़ैमिली के बारे में भी जो भी पता चलता वो फ़ौरन पता नहीं चल सकता था, या जो बता सकता था वो फ़ौरन पता ना चल सकता, कुछ वक्त तो लगता था। जो कुछ वो फ़ोन पर सुन रहा था उसके जिस्म में कपकपाहट दौड़ने के लिए काफ़ी था या दोहराने के लिए काफ़ी था। इमामा और इसके बच्चे कहीं नहीं जा सकते थे इससे पूछे और इसे इतला दिए बगैर। गार्ड्स बैंक की फ्राहम किए हुए थे। ये कैसे मुमकिन था कि घर लॉक्ड होने पर वो भी वहाँ से चले गए। मैं कोशिश कर रहा हूँ फौरी तौर पर एम्बेसी मेरे वीज़े का इंतज़ाम करे और मैं वहाँ जाकर ख़ुद इस सारे मामले को देखूँ। सिकंदर उस्मान से तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। तुम भी कोशिश करो कि फौरी तौर पर वहाँ पहुँचो। अमेरिकन एम्बेसी को इनकी गुमशुदगी की इतला दो। तुम तो अमेरिकन नेशनल हो, तुम्हारे बच्चे भी वो हमारी एम्बेसी से ज़्यादा मुस्तदी से उन्हें तलाश करेंगे। सिकंदर उस्मान ने उसे एक रास्ता दिखाया था और बिल्कुल ठीक दिखाया था, लेकिन वो बाप को इस वक्त ये नहीं कह पाया था कि वो इस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ ही उलझ पड़ा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा सलर, तुम परेशान मत हो। कांगो में अभी इतना भी अंधेर नहीं मचा कि तुम्हारी फैमिली इस तरह गायब हो जाए। सिकंदर उस्मान को अगर कांगो में रह चुके होते या सिकंदर उस्मान अगर कांगो में रह चुके होते तो शायद कभी ये जुमला ना कहते। वो शायद ये समझ रहे थे कि इनका बेटा जो अमेरिकन नेशनल और वर्ल्ड बैंक से मुंसलिक था, इसकी फैमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। जवाब में कहने के लिए सलार के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अगर वो मुहावरतन नहीं हकीकतन गूंगा हुआ था तो वो जब कुछ बोल नहीं पा रहा था तो इसका दिल चाह रहा था कि वो गला फाड़ फाड़ कर बेहंगम अंदाज में चिल्लाए। सिकंदर उस्मान से मज़ीद कुछ भी कहे बगैर वो फ़ोन रखकर फ़ोन बूथ से आ गया। इस फ़ोन बूथ से वापस होटल में जाने में उसे सिर्फ 5 मिनट लगे थे, लेकिन इस वक्त वो 5 मिनट सलार को 5000 साल लग रहे थे। वो मुल्क और वो शहर इसके दोस्तों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। वो एक फ़ोन कॉल करता और वहाँ मजमा लगा देता, लेकिन कोई मजमा कोई इसका मसला, इसकी आजमाइश ख़त्म नहीं कर सकता था। और आजमाइश थी क्या कि बला की तरह इसके सर पर आ पड़ी थी, इससे भी बढ़कर इसकी फैमिली के सर पर। वो होटल के कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके खुद पर काबू नहीं रख पाया था। वो बेख्तियार चीखें मारता रहा। इस होटल के 7वें फ्लोर पर एक डबल ग्लेज्ड शीशों वाले साउंड प्रूफ कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किए वो इसके साथ चिपका पागलों की तरह चिल्लाता रहा था, बिल्कुल उसी तरह जब कई साल पहले मारगिला की पहाड़ियों पर एक तारीक रात में एक दरख्त से बंदा चिल्लाता रहा था। बेबसी की वही हिंता उसने आज भी महसूस की थी और इससे ज़्यादा शिद्दत से महसूस की थी। तब जो भी गुजर रहा था इसके अपने ऊपर गुजर रहा था। जो भी होना था सिर्फ इसे होना था। आज जो भी गुजर रहा था वो इसकी बीवी और कमसुन बच्चों पर भी गुजर रहा था और इनको पहुंचने वाली किसी तकलीफ़ का तस्वुर भी सलार सिकंदर को जैसे स्लेब पर लटका रहा था। अगर कोई गलती थी तो इसकी थी। इसकी फैमिली का क्या कसूर था? वो इसे मार देते पेट्रस अबिका की तरह। इसे ये भी कबूल था कि वो अबिका की तरह इस बिस्तर पर इसी हालत में पड़ा होता, लेकिन इमामा, जिब्रील और अनाया और वो इसका वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था, इसका क्या कसूर था? वो लोग जो इसके असाब को शल करना चाहते थे तो वो इसमें कामयाब हो रहे थे। वो अगर इसे घुटनों के बल गिराना चाहते थे तो वो गिर गया था। वो इसे औंधे मुँह देखना चाहते थे तो वो औंधे मुँह पड़ा था। वो रात सलार पर बहुत भारी थी। पता नहीं वो कितनी बार होटल से निकलकर फ़ोन बूथ पर गया था। सिकंदर उस्मान को फ़ोन करके वो मामा और अपने बच्चों के बारे में किसी इतला का पूछता और फिर इसी तरह वापस आ जाता। वो सारी रात एक लम्हे के लिए भी नहीं सो पाया था। इमामा, जिब्रील और इनाया के चेहरे इसकी आंखों के सामने घूमते रहे थे। अगली सुबह वो ऑफिस के औकात से शुरू होने से बहुत पहले वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स पहुँच गया था। अलेक्जेंडर राफेल ने अपने कमरे में आते हुए सलार सिकंदर को बड़े इत्मीनान से देखा था। ये वो सलार नहीं था जो कल यहाँ आया था। एक दिन और एक रात ने उसे जैसे पहाड़ से मिट्टी कर दिया था। मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है। इसने आते ही जो जुमला कहा था, राफेल इससे इस जुमले की तवक्का नहीं कर रहा था। उसका ख्याल था वो कहेगा कि वो इनके तमाम शराइत मानने के लिए तैयार था, लेकिन वो कुछ और कह रहा था। प्रेसिडेंट से मुलाकात बहुत मुश्किल है, ये तो कम से कम इस महीने तो ये मुमकिन ही नहीं है। और फिर इस मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई तुम्हें? अगर तुम्हें वो सब कुछ दोहराना है जो तुम कल कह कर गए थे तो वो मैं प्रेसिडेंट तक पहुँचा चुका हूँ। राफेल आज इस टोन में बात कर रहा था जिस टोन में वो कल बोर्ड रूम में बैठा बात कर रहा था।
कुछ लम्हों के लिए सलार की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। वो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स में बैठकर रोना नहीं चाहता था, लेकिन इस वक्त उसे लग रहा था वो किसी भी लम्हे फूट फूट कर रोने लगेगा, और आखिरी चीज़ जो वो करना चाहता था यही एक काम था। कंशासा में कल से मेरी फैमिली गायब है, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी। अपने लहजे पर काबू पाते हुए इसने राफेल की आंखों में आंखें डालते हुए कहना शुरू किया, ओह बहुत अफसोस हुआ, तुम्हें फौरी तौर पर वापस जाना चाहिए कांगो, ताकि पुलिस की मदद से अपनी फैमिली को बरामद करवा सको। जो हालात कांगो में हैं इसमें कोई गुमशुदा शख्स बहुत कम ही सही सलामत मिलता है, लेकिन फिर भी राफेल यूँ बात कर रहा था जैसे अखबार पढ़ रहा हो। इसके लहजे, चेहरे, आंखों में कहीं सलार के लिए इंकशाफ या अफसोस या हमदर्दी नहीं थी। सलार ने इसकी बात काट दी। मेरा पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स गुम हो चुके हैं, होटल के कमरे से सब कुछ गायब हुआ है कल, और अब मैं कल वापस कंशासा नहीं जा सकता। मुझे हेडक्वार्टर्स की मदद चाहिए अपने पासपोर्ट और दूसरी दस्तावेज़ात के लिए, और जो मुझे वर्ल्ड बैंक से फौरी तौर पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि मैं अपना पासपोर्ट ले सकूं। राफेल ने इसकी बात खामोशी से सुनने के बाद इसे बड़े ही ठंडे अंदाज में सर्दमारी से कहा, इन हालात में वर्ल्ड बैंक तुम्हें नए पासपोर्ट के लिए कोई लेटर जारी नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम आज रिज़ाइन कर रहे हो। मेरा ख्याल है तुम्हें मामूल के तरीक़ेकार के मुताबिक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए और फिर कांगो जाना चाहिए एक विजिटर के तौर पर। अगर तुम वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉय होते तो हम तुम्हारी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे या किसी भी हद तक जाते, लेकिन अब वो इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारे लिए ज़्यादा मुनासिब ये है कि तुम कंशासा में अमेरिकन एम्बेसी से रब्ता करो और वो अपनी फैमिली के लिए वहाँ से ही मदद मांगो, या फिर पाकिस्तानी एम्बेसी से। तुम ओरिजिनली पाकिस्तान से ही हो ना? राफेल ने अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर बड़े भोलपन से इससे यूँ पूछा था जैसे इसे ये अचानक याद आया हो कि वो दोहरी शोहरत रखता है। सलार इसके इस तस्दीक में इस जुमले को शहद के घूंट की तरह पी गया। वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉय को ब्लू पासपोर्ट इशू होता था और इस पासपोर्ट के हसूल के लिए इसे एक बार फिर से हेडक्वार्टर से इसके लिए लेटर चाहिए था। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक इसकी जगह पर खुद इस पासपोर्ट के अप्लाई करके इसे पासपोर्ट दिलवाता, लेकिन अब राफेल के 2 टोकन कार ने सलार के ज़हनी हिजान में इजाफा कर दिया था। ज़िंदगी में कभी किसी मगरबी अदारे से इसे इतनी शदीद नफरत महसूस नहीं हुई थी जितनी इस वक्त वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर में बैठे हुए हुई थी। वो अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल और बेहतरीन सलाहियतें मगरिब को देता आया था, अक़वाम मुत्तहिदा के बाकी अदारे और अब वर्ल्ड बैंक। वो इस हेडक्वार्टर में कल तक एक ख़ास स्टेटस के साथ रहता था, और आज वो इससे इस तरह बर्ताव कर रहे थे जैसे वो एक भिखारी था, एक नकारा बेकार आदमी जिसके पास अब वर्ल्ड बैंक को देने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें इसकी इतनी ही दयानतदारी, इखलास और ज़मीर चाहिए था जो सिर्फ इसके अदारे और तहज़ीब की तरक्की के लिए ज़रूरी था। इंसानियत मादा परस्ती के इस जंगल के सामने कुछ भी नहीं थी जिसे मगरिब तरक्की कहते थे, और इसी तरक्की के हसूल की ख्वाहिश में वो भी सारी उम्र सरगर्दा रहा था। बाज़ लम्हे इंसानों की ज़िंदगी में तब्दीली के लम्हे होते हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियों के। सिर्फ एक लम्हे की ज़रूरत होती है जो इंसान को बहुत सारी जंजीरों से आज़ाद कर देता है। 37 साल ज़िंदगी में आज दूसरी बार सलार की ज़िंदगी में वो लम्हा आया था। पहली बार मारगला की पहाड़ियों पर मौत के खौफ की गिरफ्त में वो इस तर्ज ज़िंदगी से ताइब हो गया था जो वो गुजारता आया था, और आज दूसरी बार वो मामा और अपने बच्चों के मौत के खौफ और वर्ल्ड बैंक में अपने सीनियर्स के हाथों मिलने वाली हिद्दत और तजलील के बाद वो फैसला कर बैठा था कि जो वो अब तक करते हुए झुंझलाता और कतराता रहा था। बाज़ खौफ सारे खौफ खा जाते हैं। सलार सिकंदर के साथ भी इस दिन यही हुआ था। वो वहाँ बैठे उसने उस दिन ये तय किया था कि वो अगले 10 साल में वर्ल्ड बैंक से बड़ा दायरा बनाएगा और वो दुनिया के इस मालियाती निज़ाम को उलट कर रख देगा जिस पर मगरिब काबिज था। वो सारी उम्र मगरबी अदारों में मगरबी तालीम हासिल करता रहा था। वो मगरिब का मदा था, लेकिन वो मगरिब का मत्तई नहीं बन सका था। ज़िल्लत बहुत कम लोगों को मत्तई बनाती है, तज़लील लोगों को मुंतकिमुल मजाजी सिखाती है, बदला लेने पर मजबूर करती है। सलार सिकंदर ने अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में पहली बार ऐसी तज़लील चखी थी। हिद्दत, ज़िल्लत, तज़लील, जितने भी लफ्ज़ इस एहसास के लिए इस्तेमाल हो सकते थे इसको महसूस हुए थे। मगरिब की मशीनरी का एक बेहतरीन और कारआमद पुर्जा बनकर भी वो सिर्फ एक पुर्जा ही बन सका था जिसकी मुद्दत मियाद और ज़रूरत ख़त्म होने पर उसे नकारा समझकर फेंक दिया जाता। वो सारी उम्र ये समझता रहा था वो अपनी काबिलियत, अपनी महारत, अपने काम से जुज़ुल लाइनफिक बन चुका था। वो ख़ुद को अहम नहीं अहम तरीन समझता था। इसका ये यकीन खुश फहमी निकली थी। तुम मज़ीद किस इशू के बारे में बात करना चाहते हो? अलेक्जेंडर राफेल ने बज़ाहिर बेज़ारी या बेनियाजी जताते हुए उससे कहा था।
नहीं, वो मज़ीद कुछ भी कहे बगैर उठ गया था। राफेल भौंचका रह गया। वो इसे अपनी बीवी बच्चों की ज़िंदगी के लिए गिड़गिड़ाता देखना चाहता था, अपने पासपोर्ट को इशू करवाने के लिए वर्ल्ड बैंक की अप्रूवल और ताउन की भीख मांगते हुए, और फिर आखिरकार इन टर्म्स और कंडीशंस को मानते हुए इस्तीफ़े देने या कांगो में इस प्रोजेक्ट को जारी रखने की, जिसके लिए वो कल यहाँ बैठा था। लेकिन सलार सिकंदर इन हालात में भी उठकर चला गया था। राफेल को लगा इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया था। हेडक्वार्टर्स की इमारत से इस तरह निकलते हुए सलार को खुद भी यही महसूस हो रहा था, जैसे इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया था। वरना वो इतना बेरहम और बेहिस तो नहीं हो सकता था कि इमामा और बच्चों के लिए वहाँ कुछ भी कहे बगैर आ जाता या किए बगैर आ जाता। वो वहाँ कंप्रोमाइज़ करने गया था, अपनी बीवी और बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए। उसकी शराइत मानने की नीयत से वहाँ गया था, लेकिन राफेल के अल्फाज और रवैये ने जैसे सलार सिकंदर को ज़हनी तौर पर उलट कर रख दिया था। मैं इनमें से किसी से भी अपनी फैमिली की ज़िंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। अगर गिड़गिड़ाऊंगा भी तो इनमें से किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी है। ज़िल्लत जब भी मेरा मुकद्दर बनी है, मेरे फ़ैसलों मेरे इंतखाब से बनी है। मैं आज भी अल्लाह से ही इज़्ज़त मांगूंगा। फिर अगर अल्लाह मुझे इज़्ज़त नहीं ज़िल्लत देगा तो मैं अल्लाह की दी हुई ज़िल्लत भी कबूल करूँगा, लेकिन मैं दुनिया में किसी और शख्स से ज़िल्लत नहीं लूँगा, ना झुकूँगा, ना कंप्रोमाइज़ करूँगा। कम अज़ कम अब इस सब के बाद भी बिल्कुल नहीं। वो रेत का टीला बनकर अंदर गया था और आतिशफ़िशा बनकर बाहर आया था। वो वही लम्हा था जब उसने इमामा और अपने बच्चों की ज़िंदगियां भी दाव पर लगा दी थी। इमामा, जिब्रील, अनाया, ये नेमतें मुझे अल्लाह ने दी हैं, किसी इंसान ने कभी नहीं दी। तो फिर मैं इंसानों से इन सब की भीख क्यों मांगूं? वो ज़िद्दी था, लेकिन उसने ज़िंदगी में सोचा कभी भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब वो इमामा और अपने बच्चों की ज़िंदगियों को अपनी ज़िद के सामने कुर्बान करने पर तैयार हो जाएगा। सलार सिकंदर को फांसने के लिए जो फंदा तैयार किया गया था वो इससे बचकर निकल गया था, और जिन लोगों ने वो फंदा तैयार किया था इन्हें अंदाज़ा नहीं था बसात किस तरह पलटने वाली थी। वो इसको मात देना चाहते थे, वो इन्हें मात देना चाहता था। अल्लाह बेशक बेहतरीन तदबीर करने वाला था। वो दिन वर्ल्ड बैंक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया था। पेट्रस अबिका कोमा की हालत में मर गया था। सलार सिकंदर ने वो खबर बैंक से वापस होटल आकर टीवी पर सुनी थी। ये इसके लिए एक और धचका था, मगर ये वो खबर थी जो इसके लिए गैर मुतवक्का नहीं थी। वो पेट्रस अबिका की जो हालत देखकर आया था, इसके बाद इसका दोबारा नॉर्मल होना नामुमकिन था। लेकिन वो रात वर्ल्ड बैंक के लिए स्याह तरीन रात थी। पेट्रस अबिका का मरने से पहले वर्ल्ड बैंक की मौत का सम्मान कर गया था। न्यूयॉर्क में वाक़ अमेरिका के सबसे बड़े मीडिया डिस्ट्रिक्ट मिड टाउन में मेन हिटन के कोलंबस सर्कल में वाक़ टाइम वार्नर सेंटर की इमारत के सामने खड़े पेट्रस अबिका की आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थी। वो कुछ देर में इस इमारत के अंदर वाक़ CNN के स्टूडियोज़ में अमेरिका के मुमताज़ तरीन अखबारी सहाफ़ियों में से एक एंडरसन कोपर से इसके प्रोग्राम 360 के सिलसिले में मुलाकात करने वाला था। एंडरसन कोपरो जो 2 हफ्ते बाद कांगो में बारानी जंगलात के हवाले से एक प्रोग्राम करने जा रहा था। उसने इंग्लैंड और यूरोप के अखबारात में पेट्रस अबिका के इंटरव्यूज़ और पिगमेस की बका के लिए चिल्लाई जाने वाली इसकी मुहिम के बारे में बुनियादी मालूमात लेने के बाद अपनी टीम के एक फ़र्द के ज़रिए से रब्ता किया था। अबिका को यह अंदाज़ा नहीं था कि एंडरसन कोपर की तरफ से मिलने वाली इस कॉल ने इसकी ज़िंदगी और मौत के हवाले से भी फैसला कर दिया था, मगर ताख़ीर बस थोड़ी सी हुई थी कि इसकी निगरानी करने वाले लोगों से एक सरासीमगी और बदहवासी फैली थी इन लोगों में, जिन्होंने ये तय करना था कि अब अचानक CNN के मंजर में आ जाने के बाद वो फौरी तौर पर अबिका का क्या करेंगे। तशवीश इस बात पर हुई थी कि अगर अबिका और पिगमेस के हवाले से कोपर ने प्रोग्राम करने का फ़ैसला कर लिया था तो चोटी के और कितने ऐसे सहाफ़ी थे जिस प्रोजेक्ट के हवाले से प्रोग्राम करने की तैयारियों में थे। अबिका जिन छोटे मोटे चैनल्स और जर्नलिस्ट को बड़ा और ताकतवर समझकर वाशिंगटन में इसके साथ घंटों गुजार कर आता रहा था, वो सब पहले ही अबिका की निगरानी करने वाले लोगों की फहरिस्त में शामिल थे। इनसे अबिका के हवाले से पहले ही बात कर ली गई थी। उन्हें इस प्रोजेक्ट और इस इशू की कवरेज के हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट में की हदायत भी पहुंचाई गई थी कि अमेरिकी मफादात के लिए इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई मनफी खबर की कवरेज और रिपोर्ट किस कदर नुकसानदेह हो सकती है, और इन छोटे चैनल्स और न्यूज़ जर्नलिस्ट को ताबे करना आसान था। CNN जैसे बड़े अदारे को भी अमेरिकन मफादात को हर चीज़ पर बालातर रखने की सोच के ताबे रखना मुश्किल नहीं था, मगर मुश्किल था तो इन न्यूज़ जर्नलिस्ट की आलमी मकबूलियत और पहुंच पर कंट्रोल रखना, जो CNN पर जब भी किसी इशू को कितना भी अमेरिकी मफादात को बालातर रखने की पॉलिसी के बावजूद उठाते, वो दुनिया में किसी न किसी नए तनाज़े को जन्म दे देते थे। और यहाँ भी अबिका को मॉनिटर करने वाले लोगों को अचानक दरपेश आने वाला चैलेंज यही था। अगर वो प्रोग्राम कोपरो अबिका से पहले पेश करने का इरादा ना कर चुका होता तो CNN या CIA के लिए कोपर को इसी प्रोफेशनली सहाफ़त से रोकने का वाहिद हल ये था कि अबिका को इस तक किसी भी कीमत पर ना पहुंचने दिया जाता। लेकिन यहाँ कोपर
अबिका से इस स्टेज पर रब्ता कर रहा था जब वो इसकी टीम के पहले ही इस इशू पर बहुत ज़्यादा काम करने के बाद कांगू रवानगी की तैयारियों में थी। और अब इस सूरत हाल में क्या जाता, यह था वो चैलेंज जिसने फौरी तौर पर अबिका और कोपरो को मुलाकात के हवाले से CIA को परेशान किया था। और इस परेशानी में इजाफा तब हो गया था जब अबिका का इस कॉल के मिलने के फ़ौरन बाद ही वाशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए चल पड़ा था। और जब तक इसका अगला लाइहामर फाइनल हो सका, अबिका टाइम वार्नर सेंटर पहुंच चुका था। जारी है। नावल का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।